हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इन ए कंडक्टर। इस कंडक्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्या कहानी है, या किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्या कहानी होती है, उसी को हम लोग आज समझेंगे। देखिए यहाँ पे, तो ये मेरा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ ए कंडक्टर। सीबीएसई में है ये चैप्टर, थोड़ा सा ये पॉइंट है 2.9 के नाम से जाना जाता है। तो पहले ही बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें बताया गया था कि कोई भी चार्ज देते हैं अगर इलेक्ट्रिक करंट पे, कंडक्टर पे, तो कंडक्टर पे चार्ज उसके सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है। मान लो कि यहाँ पे इस पे चार्ज दिए, तो जो भी चार्ज देंगे इसके सरफेस पे आ जाता है, इस तरह से सरफेस के अंदर नहीं जाता है। लेकिन ये कंडक्टर की कहानी। लेकिन अगर मान लो कि कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है, क्या है, इंसुलेटर, तो उस कंडीशन में चार्ज देंगे तो चार्ज पूरे बॉडी पे है ना स्प्रेड हो जाता है, पूरे बॉडी पे फैलता है। ठीक है, ये क्या होता है, पूरे बॉडी पे फैलेगा। किसके कंडीशन में, इंसुलेटर के कंडीशन में। लेकिन कंडक्टर के कंडीशन में कहाँ रहेगा चार्ज, सरफेस पे रहेगा। तो सरफेस पे रहेगा चार्ज, तो उस स्थिति में क्या उत्पन्न होगा उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है एक एक पॉइंट को अगर डिस्क्राइब करें तो कह रहा है यहाँ कि चैप्टर 1 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंडक्टर कंटेन्स मोबाइल चार्ज। मोबाइल चार्ज, चार्जेस का मतलब क्या होता है, ऐसा चार्ज जो मूवेबल होता है, मूव करता है, मोबाइल चार्ज कहने का मतलब। और मेटालिक कंडक्टर में अगर मोबाइल चार्ज है तो चार्जर चार्ज जो होगा, जो हमेशा क्या रहेगा, दूर दूर रहना चाहेगा। ठीक, और उस कंडीशन में कहाँ चला आएगा, उसके सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे अगर चले, यहाँ पे इस पे चले, ये है मेरे पास। तो इसमें क्या कहा गया उसको समझ लेते हैं। इसमें कहा गया ना कि मेटा इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। अब बताओ कि जीरो तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे क्यों जीरो रहेगा, क्योंकि एक कंडक्टर के अंदर अंदर चार्ज कहाँ है, ऊपर में है। ठीक है, अगर हम मुझे कहा गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो, फील्ड निकालो या फोर्स निकालो, तो याद है कि गॉस थ्योरम से निकाले थे, तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था मेरा, वो आया था जीरो। लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू जीरो नहीं होगी, पोटेंशियल जीरो नहीं रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या फोर्स जीरो होता है। मतलब एक कार के ऊपर अगर बिजली गिर गई है और कार में आप अंदर हो, तो आपको कुछ भी नहीं होगा, कोई बिजली का शॉक कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा कहा गया इसमें, एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। ये कहा गया, ये तो शुरू में ही भी, बस शुरू में भी बता दिए थे। कोई भी चार्ज कंडक्टर हो, इस तरह से हो, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज तो अंदर गया नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये है मेरा कंडक्टर, और कंडक्टर पे चार्ज हमेशा सरफेस पे रहता है। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हमेशा क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। समझ में आई बात। तो ये यहीं पे, यहाँ पे यही चीज को यहाँ पे कहा गया है। तीसरा कहा गया इंटीरियर, द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। और स्टैटिक सिचुएशन में कोई भी चार्ज अंदर नहीं रहता है। यहाँ पे देख लो, अ न्यूट्रल कंडक्टर हैज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन वेरी स्मॉल सरफेस वॉल्यूम सरफेस एलिमेंट। जाहिर सी बात है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई अगर न्यूट्रल है, अगर कोई किसी बॉडी पे अगर चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं होने का मतलब ही होता है कि उस पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे कह रहा है, उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया है कि व्हेन कंडक्टर इज चार्ज द एक्सेस चार्ज कैन reside only on the surface in the static
situation. This follow from the Gauss law. Consider any arbitrary volume element V inside the conductor on the closed surface S bounding the volume of element is V. Electrostatic field is zero. अब जीरो क्यों हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड चार्ज तो चला गया सरफेस पे गॉस लॉ के अनुसार, यही चीज को यहाँ पे बता रहा है घुमा घुमा के। दूसरा कहा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज सेम वैल्यू इनसाइड द सरफेस। अब देखो कहा, मान लो कि हम यहाँ पे अगर एक कंडक्टर है, इसके सरफेस पे वॉल्यूम कितना है? भी। तो यहाँ पे भी सरफेस पे वॉल्यूम कितना होगा? भी, क्योंकि बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर रहेगा तो यहां से यहां तक जाएंगे तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ यानी कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। जब इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा तो यहां से यहां जाने पर वर्क डन मेरा जीरो होगा, तो यहाँ भी होगा, यहाँ पे भी होगा। ठीक है। अब यही जो वर्क डन मेरा जीरो है, अंदर भी जा रहे हैं तो वर्क डन क्या हो जा रहा है? मेरा जीरो हो रहा है, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर था और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? जीरो है। तो अंदर यानी कि वॉल्यूम अगर भी यहाँ पे है तो भी यहाँ पे भी वॉल्यूम है, यानी भी जीरो तो कभी नहीं हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या है? जीरो है, ये जीरो नहीं हो रहा है। समझे? तो ये यहाँ पे बता दिया है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वही चीज को दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर हमेशा कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। एकदम हमेशा सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा बाई, सिग्मा क्या है? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब कि चार्ज बटा में एरिया, ये है। तो ये हमेशा होगा और नॉर्मल होगा, ये बता चुका था। और इसी चीज को यहाँ पे दिखा दिया है कि किस तरह से आप कंसीडर कीजिएगा। ये छोटा सा एरिया काटा है, ये पूरा छोटा सा एरिया क्या है? ये डीएस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ठीक है, तो इस हिसाब से ले लिया है। अब E इंटू डी एस यहाँ पे ले लो। E इंटू डी एस हम पढ़े हैं। E इंटू डी एस कहने का मतलब E से याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया निकल करते थे। E इंटू ए जो होता था ई ए, ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता था। याद आया? ठीक, तो अगर फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है ई इंटू डी ए, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ से ई इंटू डी ए ले लेते, छोटा सा एरिया डी एस है और ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे ई इंटू डी एस किसके बराबर है? तो ई के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ई के जगह पे क्या लिख सकते हैं? ई यहाँ से तो सिग्मा बटा में इप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस। ठीक है, अब यहां से देखो तो ई बराबर कितना आ गया? आ गया। तो ये याद रखना है, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग एक बहुत है, ये वीवीआई में आता है, इसको वीवीआई में रखोगे। वीवीआई, वीवीआई क्यों भाई? तो ये बहुत बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। बाकी सारी चीजें भी पूछी जाती है, लेकिन ये ज्यादा ज्यादा बार पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया है ना कि एक कैविटी बन जाता है। एक कैविटी, कैविटी मतलब खोड़हर। मान लो कि यहाँ पे हम ले लें, एक कंडक्टर ले लें इस तरह। अब इस कंडक्टर में किसी तरह से यहाँ पे एक ऐसे तरह का बना दे कैविटी, इस तरह का। ठीक है, अब इस कैविटी में यहाँ पे
ये होगा इस तरह, और ये है कंडक्टर, ठीक है। तो जैसे ही चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ चला आएगा, इसके सारे सरफेस पे आ जाएगा, अंदर में जो भी चीजें रहेंगी उस पे इस चार्ज का कोई इफेक्ट रहेगा, बाहर से भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा पाएगा क्योंकि ये रोक देगा जाने से। तो ये पूरी तरह से सील पैक हो गया। ये सील पैक किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का सील पैकिंग हो गया। तो इसीलिए नाम दिया गया है इसका क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसमें क्या कहा गया कि कंसीडर अ कंडक्टर विथ अ कैविटी। कैविटी का मतलब एक छोटा सा खोड़हर, विथ नो चार्ज इनसाइड द कैविटी, कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है। A remarkable result is that the electrostatic field, एकदम सिंपल है ये, remarkable result is that the electric field inside the cavity is zero। अब बताओ, कैविटी के अंदर में तो जीरो होगा क्योंकि कैविटी है, खाली जगह है। Whatever be the size and shape of the cavity and whatever be the charge on the conductor and the external field in which it might be placed। अब बाहर में कितना भी बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कितना भी बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर अंदर में कोई चीज रखा हुआ है तो उस पर कोई वह इफेक्ट नहीं होगा। और इसी चीज को दिखा रहा है, वी हैव proved a simple case of this result already। The conductor, the electric field inside a charge a spherical cell is zero। The proof of the result of this cell makes use of a spherical symmetry of the cell। ठीक, ये चैप्टर 1 में बड़ा बताया जा चुका। बट द वैनिशिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैविटी ऑफ अ कंडक्टर इज एज मेंशन्ड एबव वेरी, अब ऊपर में दिखाया गया था, वेरी जनरल रिजल्ट। ये अब देखो तो यहां से हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का ये मेरे पास आ गया पूरा चित्र, देखिए ये आ गया। अब देखो तो अभी हम बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या है, जीरो। पोटेंशियल जीरो नहीं है, पोटेंशियल भी नोट है, जो यानी कि जो पोटेंशियल भी नोट है यहाँ पे कांस्टेंट पोटेंशियल रहेगा थ्रू आउट, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक देख रहे हो, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्लस है, अगर निगेटिव चार्ज है तो नीचे की ओर है, ठीक है। तो ये कहानी जो है यही बता रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो होता है एक तरह का सील करना का तरीका है, और सील पैक उसको किया जाता है जो हाईली क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंसिटिव सब्सटेंस है। और इसी का यूज कर करके हम लोग देखें कि अपने घर में स्टेबलाइजर होता है या बड़ा बड़ा जो डिवाइस होता है उसका बॉडी को है ना लोहा का बनाया जाता है, समझे। वो इसीलिए ताकि अंदर का इक्विपमेंट जो है बाहर के किसी भी डिवाइस जो है ना उसके डिवाइस के इलेक्ट्रिक फील्ड से है ना अनअफेक्टेड रहे, वो इसीलिए किया गया है और कोई खास वजह नहीं होता है। तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रही है बात। तो ये मेरे पास जो टॉपिक था वो टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ अ कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहता है, ठीक है। अब हम लोग चले गए डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन पे। तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और फिर कल, आज आज छोटा सा वीडियो है इसलिए कि ये वाली जो टॉपिक है ये थोड़ी लंबी खींचेगी, तो ये ज्यादा जाएगा, मुझे 1 घंटा पूरा चाहिए। तो इसलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।